अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज खोलिए। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। ओके ओके। अच्छा मैम, चूंकि ये वन ऑन वन सेशन है, इस तरीके से एक काफी ज्यादा लोग तो है नहीं, तो बड़ी आसानी है कि मैं थोड़ा आपके बारे में जान पाऊं कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या पढ़ा है, कितना आपको इस मामले में एक्सपीरियंस है, करिकुलम को कितना समझते हैं, थोड़ा मुझे बताएंगे अपने बारे में। जी, मेरा नाम जावेद है और मैंने बीकॉम किया है। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी, पर जो है ना एक ही साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी शादी ओके। हुई। तो और आपने पढ़ाया कहीं, किसी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है? जी, स्कूलिंग करी थी मैंने। जी, कित एक ही साल करा था। क्लास 5 को, ग्रेड 5 और 6 को सही को मैथ्स पढ़ाया था। ओके ओके। तो अभी आपका ये जो बच्चे को होम स्कूलिंग कराने का मामला है, इसमें आपकी कितनी रिसर्च है? जी, मेरे जो सबसे बड़ी जो मेरी बेटी है वो 8 साल की है, वो स्कूलिंग अभी कर रही है। 3 में स्कूल में पढ़ रही है, और जो दूसरा बच्चा है वो 6 साल का, वो भी पढ़ रहा है। तो ठीक। था खान बोर्ड से ये लोग कर रहे हैं। जी। पर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग ज्यादा बेटर है। कि अभी जो ये छोटा वाला है मुस्तफा, इनको मैं ही पढ़ा प्ले ग्रुप का जब क्लियर करवाया और पढ़ाना स्टार्ट कराया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मैं ज्यादा वन टू वन बच्चे को जो है ना फोकस भी कर सकती हूँ। बच्चा अपना खेल भी रहा होता है। और अभी जो बीच में थी हॉलीडेज हुई बच्चों की, वहां पे बच्चों का पूरा जो है ना पढ़ाई बिल्कुल मुतासिर हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग ज्यादा बेटर है। बच्चा अपने घर में ज्यादा अच्छे फोकस से पढ़ सकता है। अगर सही बुक्स हो, करिकुलम सही हो और वे ऑफ टीचिंग सही हो, तो बच्चा पढ़ सकता वेरी गुड। वेरी गुड। इसका मतलब है कि माशाल्लाह आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे ये खुशी है। असल में मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ कि आप जो मेरे जानने वाला हलका है, उसमें आप पहली कुछ 4-5 फैमिलीज जो जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाई है और जिन्होंने आने वाले वक्त को महसूस किया है, आप उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने यानी आप जरा देखिए कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है। आपका मुझे कराची का नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में, सॉरी, पंजाब में 450 मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें खाली रही इस साल। और हमारे यहाँ एफए के स्टूडेंट्स को भी ऑफर किया गया कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ इधर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कई कई डिपार्टमेंट्स बंद हुए क्योंकि उनको स्टूडेंट एनरोल ही नहीं हो सके। और आप जरा थोड़ा सा अमेरिकन कोड स्कूल्स के बारे में थोड़ी सी आपको अगर इंफॉर्मेशन हो, तो वहां पर एक नए तर्ज की तालीम आ रही है, और उसमें भी इस तरीके से प्रोग्राम है, और ऑन देयर ओन जो लोग हैं वो सीखते हैं। आपने अभी तरीका तालीम की बात की, तो हम इसे बच्चों की जुबान में पेडागोजी कहते हैं। तो एक होती है पेडागोजी, एक होती है एंड्रागोजी, और एक होती है ह्यूटागोजी। तो पेडागोजी का मतलब है कि बच्चों को कैसे सिखाना है, और एंड्रागोजी का मतलब है कि बड़ों को कैसे सिखाना है। एक होती है ह्यूटागोजी कि आपने खुद से अपने आप को कैसे सिखाना है। तो दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है कि एंड्रागोजी और पेडागोजी के साथ साथ एक शख्स को अगर अपने आप को खुद तालीम देनी नहीं आती, तो वो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। वो फिर दूसरों का मरहूने मिन्नत होगा कि वो उसको सिखाएं। तो असल में ह्यूटागोजी ही होती है। तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम की रूह को मैडम समझ गई, तो मुझे इस बात पे 100% यकीन है कि आप
टीचर्स की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जहां पर क्लस्टर बनाया जाता है और एक फैक्ट्री की तरह स्कूल को चलाया जाता है, और जहां मुख्तलिफ माइंडसेट और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के मुख्तलिफ एप्टीट्यूड्स के स्टूडेंट्स को एक खास पैरामीटर में धकेलने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ही है उनका इम्तिहान का निजाम के, जैसे कि एक मछली, एक हाथी, एक बंदर और एक सांप को ये कहा जाए कि आपका मुकाबला है कि आप में से दरख्त पर कौन तेजी से चढ़ता है, तो जाहिर है कि हर दफा बंदर जीत जाएगा। लेकिन हर शख्स की अपनी करेक्टरिस्टिक है, उसका जिंदगी में एक रोल है, और अगर आपने कामयाब होना है तो आप किसी और की तरह बन के कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने आप की तरह रह के, अपने आप को समझ के, डिस्कवर करके और उसको स्ट्रेंथन करके, अपनी आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके कामयाब हो सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप उन लोगों का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में इसी तरीके से तालीम होगी। और माजी में भी ऐसी ही तालीम थी, और आज भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसी ही तालीम है। आप जरा देख लीजिए कि सहाबा के दौर में कौन से प्री प्राइमरीज और किंडरगार्टन हुआ करते थे। बच्चे अपनी माओ से सीखते थे, और जो माओ से सीखने से फाउंडेशन बनती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चे की एफिलिएशन, बड़ी मोहब्बत होती है आपके अपनी माँ से, और माँ के अंदर भी वो ममता और मोहब्बत होती है अपने बच्चे के लिए। तो वो जाहिर है कि एक पर्सनैलिटी का बड़ा गहरा इंपैक्ट बहुत अर्ली स्टेजेस पे जाता है। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, और मैं ये सक्सेस स्टोरी सुनना चाहता हूं अगले 2-4 महीने में, कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप अव्वलीन लोगों में से एक है, तो 2-4 महीने में आपका जो फीडबैक आएगा वो तय करेगा कि इस प्रोग्राम ने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया आपके बच्चे के ऊपर। मैम, आज का हमारा जो सेशन है वो एलएमएस का सेशन है, लेकिन मैं आपको कल, मैंने मोहसन भाई को आपके इस ये जो पूरा आपका ये प्रोग्राम है उसके डायरेक्टर हैं मोहसन अवान साहब, तो उनको मैंने ट्रेनिंग वीडियोस शेयर की थी। होपफुली आपने उनमें से कुछ देखी होंगी या ट्राई किया होगा। जी मैंने जो है ना फर्स्ट वीडियो देखी है पूरी, पर वो बहुत लेंथी थी। मेरे बच्चों के ना पेपर्स भी हो रहे हैं, यस। तो मैंने फर्स्ट जो थीमेटिक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर थी वो मैंने पूरी देखी। ओके। बाकी दो मैं आज इंशाल्लाह। मैं आपको, ओके ओके, आप किसी भी काम को करने से पहले उसका जो वाई है ना वो क्लियर करते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ ये अर्ज करूं कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड का पहले 7 साल की एजुकेशन है, ये इसका कितना इंपैक्ट है हमारी आने वाली जिंदगियों पर। आप जरा मेरे साथ 2 मिनट रहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर हम सॉफ्टवेयर पे भी चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं बनाया हुआ, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। हम ये समझते हैं कि आपने अगर ब्लूम की टेक्सोनोमी का आइडिया है मैम, लफ्ज सुना है कभी? वापस रिपीट करें। ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। नहीं। नहीं सुना, ओके। मैं आपको अर्ज कर देता हूं। नहीं मुझ जी कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। बेंजामिन ब्लूम कहता है कि आप, कोई भी इंसान 3 चीजों का मजमुआ है। एक उसका माइंड, एक उसकी बॉडी, और एक उसका हार्ट। तो एजुकेशन का मकसद, बिलखसूस पहले 15 साल की एजुकेशन का मकसद, बच्चे को इन तीनों डोमेन्स में उसके हाई फुलेस्ट पोटेंशियल पर ले जाना तालीम का मकसद है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें नॉलेज भी है, उसमें आपको साइंसेस भी समझते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी मकसद है वो बच्चे को इन तीनों डोमेन्स में अल्टीमेट लेवल पर ले जाना है। तो अगर आपका बच्चा फिजिकल डोमेन में, जिसको हम ब्लूम की जुबान में साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, तो अगर साइकोमोटर डोमेन में बच्चा पीछे है और वो जहनी तौर पर आगे है और इमोशनली आगे है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चा अपने हाथ से चीजें गिरा रहा है, बच्चे को ये नहीं आइडिया कि मुझे गेंद कहां फेंकनी है, उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, उसके मैक्रो और माइक्रो मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उसका हैंड एंड आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, तो आप जरा देखें कि वो बच्चा आमतौर पर मूव करता हुआ कैसे लगेगा। तो जब हम ब्लूम की साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो यहां अर्ली स्टेजेस पे इसकी बड़ी अहमियत है। आप दूसरे लफ्जों में कह लें
कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये प्री स्कूल है, स्कूल से पहले। और एक ही अगर थीम आपको समझाऊं मैं, कि एक ही थीम, वो है प्ले। आप इस थीम के जरिए आप सारी डोमेन्स को अचीव कर लेंगे, आप पूरे करिकुलम को अचीव कर लेंगे। तो जितना ज्यादा आप खेलेंगे बच्चे के साथ, जितना आप ज्यादा एंगेज करेंगे, उतना ही यूजफुल होगा ये सारा प्रोसेस। तो इसमें आप शुरू में सोचें कि आपने अपने बच्चे को यूसेन बोल्ट बनाना है, आपने एडी हॉल बनाना है, आपने पीट सैम्प्रस बनाना है, आपने उसको बाबर आजम बनाना है, क्या बनाना है फिजिकली। तो आप उसमें जब 10,000 घंटे किसी भी स्पोर्ट्स को देते हैं या किसी भी स्किल को देते हैं, तो आप दुनिया में बेस्ट बन जाते हैं। 30 घंटे आप जब देते हैं तो आप उसको इनिशियली सीख लेते हैं। मसलन आपने आटा गूंदना सीखना है, साइकिल चलानी सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, खाना पकाना सीखना है, कोई भी स्किल सीखनी है, तो इनिशियल 20 घंटे। और अगर आपने दुनिया में सबसे बेस्ट करना है तो 10,000 घंटे। तो आपको इस पर्सपेक्टिव में आपको आइडिया होगा कि मुझे कहां से मैक्रो और माइक्रो उसके जो मसल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करनी है। पहले दिन से पेंसिल इस तरीके से नहीं दे देनी है, पहले दिन से पेंसिल ऐसे देनी है जैसे बच्चा किसी चीज को मसवाक को करता है। फिर उसको ऐसे यानी नाइफ की तरह पेंसिल, आप उसको दायरा लगाने को कहते हैं, फिर इस तरीके से कहते हैं। फिर आप उसकी माइक्रो लेवल के जो फाइन मोटर स्किल्स है उनको एक्टिवेट करते हैं। तो जब आप करिकुलम को पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मोहसिन भाई आपको करिकुलम भी भेजें, ताकि असल में मेरा मकसद ये है हमारा कि हम माओ को इस तरीके से एम्पावर कर दें कि उनको सारा पता हो कि बच्चे के साथ क्या करना है, उनको बार बार किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, आपको जब करिकुलम आपके हाथ में आएगा तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ओके, ब्लूम की जो साइकोमोटर डोमेन के बाद वाली डोमेन है, उसे हम कहते हैं कोग्निटिव डोमेन, ये माइंड की डोमेन है। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान में पिछले 70 साल से लोग कोलैप्स कर गए, क्योंकि पेपर हमेशा किताब से आता है और किताब बच्चे याद कर लेते हैं। तो तालीमी अमल बच्चों की सोचने की सलाहियत को उजागर करने की बजाय उनको रट्टा मरवा के उनके याद करने की एबिलिटी को मैयर करता रहता है। जिससे क्या होता है कि वो ऐसे बच्चे जो मेमोरी एक्सपर्ट होते हैं वो नंबर ज्यादा ले लेते हैं, और जो कैनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, जो अपने हाथ से काम करके सीखने वाले बच्चे होते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, और विजुअल लर्नर्स जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, जो कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। तो यहां हमने जब कैनेस्थेटिक बच्चा बनाना है, सॉरी, ये जो साइकोमोटर हमने बात की है दिमाग की डेवलपमेंट की, जब हमने ये बच्चा बनाना है, तो ये उसी सूरत बन सकेगा जब आप बच्चे को एक छोटा सा प्रॉब्लम देंगे और उस प्रॉब्लम को उसको हल करने देंगे। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे व्हाइट एंड ब्लैक ग्लास बॉल्स छोटे छोटे होते हैं, वो आपने वहां पर मिक्स कर दिए और आपने सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया। व्हाइट एक तरफ रख रहे हैं, ब्लैक एक तरफ रख रहे हैं, तो एक दो आपने रखने हैं, बाकी एक्टिविटी बेसिकली बच्चे ने खुद करनी है। इसी तरीके से अगर आपने एक मैंगो बनाया है और आप चाह रहे हो कि उसके उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएं कि वो लाइन से बाहर ना जाए, और इसका स्ट्रोक भी एक्यूरेटली छोटा हो और वो जिग जैग और हैप्पैजार्ड ना हो, एक बैलेंस तरीके से स्ट्रोक करे, तो आपने थोड़ा सा उसको दिखाने के बाद उससे कराना है। हालांकि वो आपसे बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड करेगा, लेकिन मकसद उसको वो अनऑर्गेनाइज्ड कराना है ताकि वो कल को ऑर्गेनाइज करने लग पड़े। तो मैं अर्ज करूंगा कि आपने कम से कम मदद करनी है, कम से कम मदद करनी है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करेगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरीका कार से चलना है, और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होनी चाहिए जितनी मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि मेरे नजदीक अच्छा क्लासरूम वो है कि जिसमें मैं खड़ी हूं लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही ना हो कि मैं खड़ी। तो यानी आपने एक ऐसा कंड्यूसिव और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आपका रोल एक्टिव नहीं है, आपका रोल पैसिव है, स्टूडेंट का रोल एक्टिव है। और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन से सीख रहा है, ना कि मदर सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से। ओके, आखिरी जो पॉइंट है वो मेरे पॉइंट को ज्यादा मजबूत बनाएगा, वो है आपकी इफेक्टिव डोमेन, जिसे हम अपने जज्बात की और अपने हार्ट की डोमेन कहते हैं। लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि दुनिया में इंसान को कामयाब करने के लिए
85% रोल उसके एटीट्यूड का है, उसके बिहेवियर का है, और बाकी 15% मिलकर आपकी साइकोमोटर यानी बॉडी और आपकी कोग्निशन यानी आपकी थिंकिंग एबिलिटीज का है, कोई भी स्किल का है। यानी स्किल और नॉलेज मिलकर 15% काम करते हैं, और आपका जो हार्ट है ये आपको कामयाब बनाता है 85%। यानी आप गिर के उठने वाले हो, आप कभी हार तस्लीम ना करने वाले हो, आप रेजिलियंट हो, आप बहादुर हो, आपका कैरेक्टर हो, ऑनेस्ट हो, जो भी आप पैदा करना चाहते हैं अपने बच्चे में। तो ये जो एटीट्यूड का रोल है हार्ट का, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, ये तकरीबन 85% है। और मैं पॉइंट, सारी बातें ये इल्म है, ये सारी बातें इल्म है, और इस इल्म के नजदीक को क्रिएट करके मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताना चाह रहा था, वो ये है कि 85% रोल जो हार्ट का है ये सीधा जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यानी आपने पढ़ा होगा माइंड के बारे में कि 3 तरह के माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो मैक्सिमम 96% हमारा जो रोज हम करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। यानी मैं इस वक्त आपसे जो बात कर रहा हूं, वो बातें, मैं खड़ा हूं, मैं कैसे आपसे मुखातब हूंगा, ये सारा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन ये तकरीबन 4% है। और 96% माइंड जिस तरतीब से मेरे लफ्ज निकल रहे हैं, जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, जिस तरीके से मेरी हैंड मूवमेंट हो रही है, ये मेरे सबकॉन्शियस का कमाल है। तो मेरे सारे फैसले, लहजा, बात करने का स्टाइल, अल्फाज की तरतीब, आर्गुमेंट देने का स्टाइल, ये प्रोग्राम हो चुका है। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया भी दें और आप मुझे कहें कि भी मैं ट्रंप की तरह बात करने लग पड़ूं, या मैं इमरान खान की तरह बात करने लग पड़ूं, या मैं किसी और की तरह, तो मैं नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मैं प्रोग्राम्ड हो चुका हूं। तो ये जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है, ये हमारी सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा रोल है। तो कहीं इल्म देने से कहीं पहले मैं आपको बताऊं कि जो पहले 7 साल है उसमें सबकॉन्शियस का 92% हिस्सा क्लोज हो जाता है बन के। यानी इंसान की कामयाबी का जो सबसे बड़ा पैरामीटर है उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका 92% हिस्सा पहले 7 साल में क्लोज हो जाता है। इसको कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो हिप्नोसिस। यानी आप एक जंगल में हैं और आप रोजाना एक अपनी झोंपड़ी से एक पानी के तालाब की तरफ रोजाना जाते हैं, तो आप वहां एक पगडंडी बना लेंगे। तो इसे कहते हैं एक पैटर्न बन जाता है। आप शिकार किधर जाते हैं, आपके वो जो फ्रूट्स कहां लगे हुए हैं और आपका पानी कहां है, तो जब आप रोजाना ट्रैवल करते हैं तो इस तरीके से वहां एक पगडंडी बन जाती है। तो इसी तरीके से दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने पाथवेज बना लेते हैं, अपने रास्ते बना लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव पाथवेज हो, अगर वो हैप्पी पाथवेज हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग पाथवेज हो, तो वो सारी जिंदगी यही पाथवेज चलते रहते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो पहले 6-7 साल में बनती है, वो बाकी बाद में सारी जिंदगी नहीं बनती है। तो एक हैप्पी चाइल्ड, एक रेजिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, और एक पॉजिटिव माइंडेड चाइल्ड, एक क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला चाइल्ड, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला चाइल्ड अगर पहले 7 साल में बन जाए, तो आगे सिर्फ वो उसी मोमेंटम को कैरी करता चला जाएगा। तो आई एम श्योर कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाया हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इस पूरे सिस्टम का, अच्छा बाय द वे, न्यूरोप्लास्ट, ये आपका ब्लूम की टेक्सोनॉमी की कोई भी डोमेन हो, आपको इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपका जो करिकुलम है, नेशनल करिकुलम, वो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, और उसमें 3 साल के हर लेवल के ऊपर, एज और स्टेज के ऊपर बच्चे ने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जिक्र किया गया होता है। तो उस डॉक्यूमेंट से आप अल्टीमेट गाइडेंस ले सकते हैं। यानी अभी आपने आगा खान बोर्ड की बात की, आगा खान बोर्ड करिकुलम से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर करिकुलम है। तो पाकिस्तान का कोई स्कूल करिकुलम से ऊपर नहीं है, पाकिस्तान का कोई उस्ताद करिकुलम से ऊपर नहीं है। करिकुलम गाइडेंस प्रोवाइड करता है सब स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो किताब बनाने वाला पब्लिशर है हमारी तरह। तो ये सारे लोग गाइडेंस करिकुलम से लेते हैं। तो इसका मतलब जितनी कमांड आपकी ज्यादा करिकुलम पे होगी, उतना ही ज्यादा इन डेप्थ आप इस प्रोसेस को कर सकेंगे।
दूसरा ये कि ये लिखने और अलफ बे और गिनती और एबीसी की कहानी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पूरा करिकुलम उस पर्सनैलिटी का ढांचा और उसका फ्रेमवर्क बना रहा होता है पहले 7 साल में। तो आपने इसको 360 एंगल से देखना है कि इसमें 7 की लर्निंग एरियाज हैं। इसमें पहला की लर्निंग एरिया है पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपको भी उतनी जरूरत है, मुझे भी उतनी जरूरत है, लेकिन बच्चे को ये बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पहला हमारा की लर्निंग एरिया है। फिर हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी है, क्रिएटिव आर्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, फिर लैंग्वेज लिटरेसी है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है। ये 7 की लर्निंग एरियाज हैं। ये इन किताबों के अंदर मौजूद हैं और आपको गाहे बगाहे पता चलेगा कि मैं कौन से की लर्निंग एरिया को पढ़ा रही हूं। दूसरा, आप देखिएगा कि पहले हमारे किताबों में कुछ इस तरह का मटेरियल था कि हमने हर की लर्निंग एरिया के लिए अलग वीडियोस बनाई हुई थी। अगर डॉक्टर साहब मुनासिब समझेंगे तो मैं उस एलएमएस को भी इंशाल्लाह अगर फायदा हुआ आपको तो हम उसको भी शेयर करेंगे। कल डॉक्टर साहब ने आपके मामले में मेरे साथ डिटेल डिस्कशन की और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुस्तफा की मदर को ना सिर्फ केजी का क्लासरूम उनके साथ शेयर करें, बल्कि प्ले ग्रुप और नर्सरी का क्लासरूम भी उनके साथ शेयर करें। और वो अपनी स्पीड में प्ले ग्रुप के जो उनकी चीजें रह गई हैं वो भी कवर करें, नर्सरी वाली भी कवर करें, और प्रेप के एंड तक उनको पूरा आइडिया हो कि कितनी विंडो है और क्या क्या चीजें उन्होंने कंप्लीट करनी है। तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपको देने के लिए उन्होंने मुझे गाइड किया है। और मोहसन भाई भी वहां थे और उनको भी ये बताया। तो इंशाल्लाह हम इस तरीके से आपकी कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट करें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम कोई सवाल करना चाहेंगे यहां तक, क्योंकि मैं उसके बाद एलएमएस की तरफ जा रहा हूं। नहीं। ओके, ठीक है। मैम आपके पास एक पोर्टल आएगा, ये इस तरह का पोर्टल आपके सामने आएगा। अगर आप साथ में एंगेज होना चाह रहे हैं, और अभी मोहसन भाई ने आपको एक अकाउंट शेयर किया है, टीचर्स अकाउंट, तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं, रन टाइम पे ज्वाइन करें, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हम क्लिक्स कर रहे हैं और कैसे ये प्रोसेस होगा। अब अगर आपके पास कोई गैजेट्स हैं तो ओके। मैम ऐसा है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा गैजेट हो या हमें यहाँ फिलहाल ट्रेनिंग पे मूव करना चाहिए? ओके, इस तरह करते हैं। मैं इसलिए आपकी ट्रेनिंग आपके साथ साथ कराना चाह रहा था कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इस तरह है कि हमारी चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई छोटी मोटी चीज ऐसी है जो स्किप हो जाए माइंड से एक्टिवली, तो वो बाद में आप उसको रिवाइज करके सुन लें। मैम ठीक है? ओके। थैंक यू। मैम ऐसा है कि आपके पास ओके। जी 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 ठीक है। इस तरीके से आपके पास एकेडमिक मटेरियल, और इस तरीके से आपके पास होम के ऊपर आपका इस तरीके से स्क्रीन आएगी। आपने पढ़ाने के लिए करना यह है कि एकेडमिक मटेरियल में चले जाना है। एकेडमिक मटेरियल में जब आप जाएंगे तो यहां ये प्रेप क्लास, आपको एडटेक प्रेप क्लास नजर आ रही होगी। उसका एक सेक्शन बना होगा, यहां पर लिखा होगा मुस्तफा, एक ही जगह पर यहां पर मुस्तफा लिखा होगा, वो आपके बेटे का नाम है। तो हमने एक सेक्शन आपके बेटे के नाम से बना दिया है। आप उसके सामने बिल्कुल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे तो आपको टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, ये 3 टर्म्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने करना यह है, क्योंकि आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप टर्म 1 पर चले जाएंगे और सिलेक्ट बुक पर क्लिक करेंगे, जहां पर मौजम भाई ने कर्सर रखा हुआ है। तो यहां इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे इस टर्म के जितने भी यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। इन यूनिट्स में जाहिर है कि आप पहले दिन जो काम करना चाहते हैं, तो माई रूटीन के ऊपर आप सिलेक्ट चैप्टर के ऊपर चले जाएंगे। अब इन दोनों चीजों में मैं आपको फर्क बता देता हूं। एक वर्कशीट्स है और एक एडटेक बुक्स है। आप एडटेक बुक्स पर पढ़ाएंगे। वर्कशीट्स का काम इवैल्यूएशन और असेसमेंट का है। ये बाद में जब ये शीट्स लगेंगी तो मोहसन भाई आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। आप यहां से बच्चे की असेसमेंट किया करेंगे
ये जाना करेंगे कि जो आपने समझाया वो किस हद तक बच्चे को समझ आया है। तो फिलहाल हम चूंकि पढ़ने के प्रोसेस पे हैं, तो एडटेक बुक्स पर क्लिक किया, तो आप अब देखिए कि कंटेंट पेज में डे 1 आ गया है। डे वन का मतलब है कि इस डे में सारे का सारा प्लान यहीं पर है। 1 से ऑनवर्ड्स हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एक पूरा बी लिफ्ट होता है, जो 40 मिनट की प्लानिंग होती है। लेकिन प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में हमारे पास पूरे दिन की प्लानिंग है। और अगर आप ट्रेनिंग को और से देखेंगे तो जैसे कि आपने अभी फरमाया कि आप थीमेटिक बुक्स को पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो थीमेटिक बुक का मतलब है कि पूरा 7 की लर्निंग एरियाज, चाहे वो पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, जो मैंने अभी आपको गिनवाए थे, वो सारे के सारे एरियाज एक ही वक्त में सब सिखाए जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। यानी जब हम फर्ज करें कि बच्चे को लेसेस बांधना सिखा रहे हैं और ये उसकी साइकोमोटर डोमेन का काम है, और मैं अगर मैथमेटिक्स में उसको कोई चीज सिखा रहा हूं और साथ में उसके लेसेस खुल जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं लेसेस नहीं, उस वक्त आप उसके लेसेस बांधेंगे और उसको कहेंगे कि लेसेस बांधो, ताकि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ 360 चीजें को सीख रहा हो। तो थीमेटिक बुक का मतलब है कि आपको एक आइडिया सिखाया जा रहा है, लेकिन उस एक आइडिया के साथ मैथमेटिक्स भी सीख रहा है, वो उसके साथ वो उर्दू भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और वो जो पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट और सारी चीजें वो उस एक दिन के प्लान में सारी अमलगमेटेड है, सारी उसके साथ अटैच्ड है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं डे वन में आप देखें कि टुडेज आइडिया, ठीक है, अगर आप यहां पर आपको फील हो कि यहां पर कोई एक सम टाइम यहां पर एक वीडियो लगी होती है, लेकिन यहां चूंकि नहीं है, तो जिस जगह पर आप कर्सर रखेंगे ना और वहां पर आपका हाथ का निशान क्रिएट हो जाए, इस तरीके से हाथ का निशान होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर लिंक लगा हुआ है। तो लिंक की पहचान यह है कि जिस तरह यहां 1 लिखा हुआ है और इसके बाद यहां 2 लिखा हुआ है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और उसके बाद शायद, हाँ जी, ये 4 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। 7 टोटल क्लिक्स हैं जी इसके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पहला क्लिक करना है जो सर्कल टाइम है, डिस्कशन। अच्छा, चूंकि डिस्कस में फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट अवर फीलिंग्स, लेट्स सी हाउ आवर हार्ट्स फील इनसाइड, आपने डिस्कशन के लिए ये सर्कल टाइम को क्लिक कर देना है नंबर 1 पे, ठीक है जी। और जैसे ही आपने नंबर 1 पे क्लिक किया, एक वीडियो खुल जाएगी। Friends, today we will talk about our feelings. Let's see how our hearts feel inside. We can show our feelings with words and faces. It's okay to feel anything. Sometimes we feel happy, sad, scared, angry, or excited. अब आप जरा Circle time. Friends, we all ये मल्टीपल टाइम्स भी चल सकती है, आप अगर इसको 2-3 दफा दिखाना चाहें बच्चे को, ताकि उसको वो टोन, वो एक्सप्रेशन, वो फोनिक्स उसकी क्लियर हो जाए, तो आप उसको 2-3 दफा भी सिखा सकते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो से देखा होगा कि उसने एक प्यारी सी बात कही कि इट्स ओके टू हैव एवरी काइंड ऑफ इमोशन। यानी फर्ज करें कि बच्चा एंग्री है, तो आप ये नहीं कहें कि एंग्री होना गलत है, आप उसको कहें कि आप क्यों एंग्री हैं, आपके इस एंगर के पीछे क्या रीजन है, उसको समझने की कोशिश करो। कई दफा यानी आप देखें कि हम बच्चों को गाइड करते हैं कि ये काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये काम करना अच्छा है। आप समझते हैं कि EQ एक चीज होती है, इमोशनल क्वेश्चंस, यानी आप अपने इंटेलिजेंट, इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हमने पर्सनल डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, तो हमें एक फ्रेम बनाने की बजाय उसको इमोशनल इंटेलिजेंट करना है।
तो उसको बताना है कि ये जब फीलिंग आती है तो ये फेस बनता है। तो इस तरह क्या होगा कि जब उसको अपनी बात कन्वे करनी है तो वो नंबर 1 तो वो फेस बनाएगा। दूसरा, अगर किसी ने वो फेस बनाया हुआ है तो वो इतना इमोशनली इंटेलिजेंट है कि वो उस फेस को बने हुए देख लेगा। जैसे कि अगर आपने मुंह नीचे की तरफ बनाया हुआ है और आंखें थोड़ी सी नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि आपका सैड फेस है। लेकिन अगर आपके दांत नजर आ रहे हैं और आपका होंठ फैले हुए हैं और आंखें थोड़ी ज्यादा ब्राइट हैं तो इसका मतलब है कि आप हैप्पी फेस से हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक वीडियो आपको गाइड कर देगी कि इसके साथ करना क्या है, लेकिन उसके साथ डिस्कशन करना, उसके साथ उसको एंगेज करना, ये अब आपका काम यहां से शुरू हो गया। और आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता है कि किस एरिया में उसको कैसे सिखाना है। तो ये काम करने के बाद आप आएंगे दूसरे लेवल पे, आप 2 को क्लिक करेंगे। ये है आउटसाइड टाइम। ये तकरीबन 10 मिनट की 15 मिनट की डिस्कशन के बाद आप आउटसाइड टाइम पे चले गए। Take students outside and perform feeling actions like happy jumps, sad walks, and excited claps together. वेरी गुड। अब आप देखिए कि यहां पर उसने वही इंप्रेशन, वही इमोशंस की आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, लेकिन कहा यह गया है कि आप बच्चे को बाहर ले जाएं। एक तो ये थोड़ा चेंज ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। दूसरा यह है कि उसको कहें कि सैड तरीके से चलो। तो जब वो सैड तरीके से चलेगा तो नीचे मुंह उसने रखा होगा और उसकी जो चाल होगी वो बड़ी धीमी होगी, और वो एक लिहाज से वो प्रैक्टिस कर रहा होगा कि हाउ टू वॉक इन अ सैड मैनर, और वो इंटेलिजेंट हो रहा होगा कि अगले बंदे को मैंने कैसे देखना है। अभी जब आप इस कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे तो जब उसके फादर घर आएंगे तो वो पहचान जाएगा कि पापा आप सैड हैं। तो जब उनसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला, उसने कहा जी मैंने आपकी वॉक से पता किया है। इसी तरीके से खुश होने के लिए क्या होता है, जब आप क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, जब आपकी एनर्जी लेवल हाई होता है तो फिर आप हैप्पी होते हैं। तो आपने आउटसाइड जाके उसको वॉक करानी है उस एंगल से, क्योंकि आप उसको इमोशनली ये क्वेश्चन कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट है जी स्नैक टाइम। While eating, ask children what feeling they have today and share a story about it. ओके, आप फर्ज करें कि उसका कोई खाने का टाइम है तो आप उसको उस टाइम पर एंगेज कर लीजिए कि पढ़ने। और एक और भी चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये तीसरा स्टेप जो है वो तीसरे नंबर पर ही करना है। सॉफ्टवेयर ऐसी यानी सारे दिन में ये आप अपनी तरतीब भी बना सकते हैं कि आपने सुबह नाश्ते के वक्त में हो सकता है कि while eating ask children what feelings they have today and share a story about it, कि उनकी क्या फीलिंग है और उसके बारे में वो अपनी एक स्टोरी करें। तो फर्ज करें कि बच्चे बाकी बच्चों के साथ वो जब वो स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर रहा है तो ये एक्टिविटी आप वहां पर भी कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप मदर कोई 8 to 4 या 8 to 12 या 8 to 11 नहीं है। आप उसकी 24 घंटे मदर है और वो आपकी कस्टडी में है और वो आपके कंट्रोल में है। वो आपकी आप उसको कह लें कि वो मुकम्मल तौर पर आपके आता है दायरे में कि आपने हर वक्त सोते जागते ये कॉन्सेप्ट उसको सिखाने हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह क्लासरूम में होता है कि जी अब हम 40 मिनट के ये करेंगे, 10 मिनट ये करेंगे। आप चूंकि थ्रू आउट मदर है, थ्रू आउट आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो जब मर्जी सारा दिन आपको किसी एक एक कॉन्सेप्ट को अगर बार बार भी रिवाइज करना पड़ रहा है, और आपको पता है कि अगर मैं पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज बताई है और वो मुझे खाना खाते हुए भी नजर आए, वो उसके जूते वहां पर रखते हुए भी नजर आए, वो मुझे किसी मेहमान से मिलते हुए भी नजर आए, वो वॉशरूम के एटिकेट सिखाने हो, टेबल के मैनर सिखाने हो, भागने दौड़ने के लिए सेफ्टी वाला इशू सिखाना हो, या हाथ साफ करने के लिए हेल्थ हाइजीन और सेफ्टी सिखानी, तो वो हर वक्त आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ क्लासरूम में या उस मखसूस वक्त में नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आपने सुना होगा एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। अगर आप रेज कर रहे हैं अपने बच्चे को तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके रेज करने से वो रेज हो जाएगा। आपको यही आइडियाज अपने हस्बैंड को, अपने अदर फैमिली मेंबर्स को, इन लॉज को सिखाने हैं। अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो जितना ज्यादा आपका इंपैक्ट बच्चा ले रहा है उतना बाकी लोगों का भी ले रहा है। तो आपने उनसे ये बैठ के डिस्कस करना है कि मैं ये इसके साथ करना चाह रही हूं, ये इसका सिस्टम कह रहा है,
अगर ये कंफ्यूज हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो वो डबल माइंडेड, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कंफ्यूजन वाली बन जाएगी, क्लैरिटी वाली नहीं बनेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके आगे चले। स्नैक टाइम हो गया, उसके बाद ग्रुप वर्क टाइम है, और ये आमतौर पर क्लासरूम के लिए बना है, लेकिन आप ही उसका ग्रुप है और आप ही करेंगे उसके साथ ग्रुप वर्क टाइम। Children sit in a circle, share one feeling, and show its face. Dear teachers, encourage listening to friends. Now time to practice book. Open your practice book and solve it with the help of your teacher. वेरी गुड। अब आप देखें कि उसने कहा कि ग्रुप में बैठ जाएं और अपनी अपनी इमोशंस को शेयर करें। तो जरूरी नहीं है, मेरे नुक्ता नजर से, आई डोंट नो कि डायरेक्टर साहब आपको क्या गाइड करते हैं या डॉक्टर साहब की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शन आती है, लेकिन बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मेरी सजेशन ये है कि जिस दिन जब आपके दोनों बच्चे स्कूल से आ जाएं और वहां पर खाने के लिए बैठे, तो वो ग्रुप एक्टिविटी उनसे भी करवाएं और उनको इस वक्त इस बच्चे का क्लास फेलो बना लें और उनसे भी पूछें, क्योंकि इमोशनल और ये जो सोशल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ये उन बच्चों की भी होनी है। तो उनसे पूछें कि आज आपका मैक्सिमम फीलिंग क्या रही और उसकी क्या रीजन थी। वो कहे जी मेरा तो आज दिन बहुत बुरा गुजरा, उसकी वजह ये थी कि ड्राइवर अंकल जो थे वो लेट थे, तो पहले तो मैं बड़ी गर्मी में वहां खड़ा रहा, उसके बाद फिर टीचर, मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, टीचर ने मुझे डांटा और फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया और फिर मेरी ब्रेक खत्म हो गई। तो वो उसने अपनी बैड फीलिंग आपके साथ शेयर की, तो वो बच्चा सीख रहा है और वो बड़ा बच्चा भी उसी तरीके से सीख रहा है। तो इस तरीके से आपने कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज करानी है कि बच्चे को रियल लगे। उसके बाद जी ग्रुप वर्क टाइम के बाद है वर्क प्लान, और इसमें फोर्थ पोजीशन पे बता दिया गया है कि ये पेज खोलो और उसको काम में लाओ। और फिफ्थ में आप देखें कि ग्रुप वर्क टाइम को उसने कैसे Open your एक्सप्लेन किया। practice book. Write the first letter according to the picture. While eating, ask children what feeling they have today and share a story about it. ये वही वाला है, अच्छा वो क्लिप था, छोटा था, ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूं। Open your practice book. Write the first letter according to the picture. ओके ओके, बस यही था While eating, कि इसमें बताया ask गया है कि children आपने what feeling they have today and share a story about it. ओके जी। नंबर 5 के बाद है जी नंबर 6, ये पोएम है राइम टाइम में। ये कोशिश करें कि ज्यादा टाइम के लिए सुनाएं। A is for apples I eat. B is for banana, yummy treat. C is for carrot in my bowl. D is for dig, it makes me whole. G is for grapes, sweet and small. H is for hopping, I love them all. I is for igloo, just a bit. J is for jumping, I never quit. K is for kite, strong and green. L is for legs that run the scene. M is for milk, strong and white. N is for nap, after playtime right. O is for orange, juicy and sweet. P is for push-ups, a fun treat. Q is for quiet, before I sleep. R is for rest, dreams are deep. S is for stretch, reach to the sky. T is for toes, wiggle them high. U is for understand why food is good. X is for exercise in every way. Y is for yawn, it's sleep time soon. Y is for yawn, it's sleep time soon. Z is for ZZ, sleep under the moon. Lily, you know how I've always wanted to study abroad? मैम 6 के बाद आखिरी पॉइंट हमारा 7 है और इसमें प्रैक्टिस बुक्स के ऊपर काम करना है। अच्छा, बाय द वे पोएम के बारे में मैं आपको अर्ज करूं कि पोएम, जितनी एक पोएम को ज्यादा रिपीट करेंगे वो बच्चे के माइंड में जाएगी। अगर आप एक ही वक्त में 10 पोएम सुना रहे हैं तो शायद वो ज्यादा टाइम ले, लेकिन एक ही चीज जब बार बार प्रैक्टिस होती है तो वो उसके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, उसकी टोन चली जाएगी, उसका एक्सप्रेशन चले जाएंगे।
बाकी ये है कि हमारी तरफ से आपको परमिशन है, आप इंटरनेट पर जाएं, उस एज और उस स्टेज की ब्रैकेट में रेलिवेंट पोएम्स अब आप और भी अगर उसको सुनाना चाहें, तो बजाय इसके कि बच्चा और बहुत सारी चीजें देख रहा हो, तो जब उसका स्क्रीन टाइम हो तो आप स्क्रीन टाइम में वही वाली चीजें जो उसकी एज अप्रोप्रिएट है वो उसको लगा के दीजिए। अच्छा, 7 पे वर्कशीट है, और ये वर्कशीट आपके पास किताब की सूरत में मौजूद है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब क्या स्टेप आप करेंगी, ये स्क्रीन पर लगाई गई है। अदरवाइज ये बच्चे की किताब और उसकी जो वर्कबुक हमने आपको दी है या उसके जो रीडर्स दिए हैं, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद है। आप उसको मैच या जो भी साउंड्स को मैच करना है, कॉलम मैचिंग है, जो भी, उसको थोड़ा सा गाइड करेंगे और वो खुद करेगा, इसको परफॉर्म खुद करेगा। ओके जी, यहां तक मैम कोई सवाल है तो आप काइंडली शेयर कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, अभी हम दो चीजों को सीखने की तरफ जा रहे हैं। एक तरीका यह है कि ये सारे बी लिफ्ट्स या डे एक्टिविटीज, एक पूरे दिन की एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है। अगर आप ये चाहते हैं कि यही एक्टिविटी आपका बच्चा खुद से भी परफॉर्म करे, ताकि वो एक इंडिजिनसली स्ट्रांग बच्चा बने और गाइडेंस के बगैर वो कैसे परफॉर्म करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से करें कि आप यही वाला डे बी लिफ्ट उसको असाइन कर दें और उसका एक अलग से अकाउंट बना दें पढ़ने के अलावा। अच्छा, अब उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपको असाइन वर्कशीट्स, यहां पर लेफ्ट बार पे, लेफ्ट ड्रॉप डाउन बार में आपको असाइन वर्कशीट नजर आ रहा होगा। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो प्रेप क्लास के सामने यहां पर मुस्तफा होगा, यहां पर असाइन वर्कशीट्स होगा। आप असाइन वर्कशीट्स को क्लिक करेंगे, टर्म 1 को क्लिक करेंगे और माई रूटीन में सिलेक्ट चैप्टर को क्लिक करेंगे, एडटेक बुक को क्लिक करेंगे और डे 1 को क्लिक करेंगे। डे 1 को क्लिक करने के बाद आप ये डे 1 को गो टू द पेज करने की बजाय आप यहां से इसको ब्लू टिक कर लेंगे। आपने यहां जैसे ही इसको डे 1 को ब्लू टिक किया तो आप नीचे आएंगे तो यहां असाइन है। अगर आपके दो बच्चे हैं एक ही क्लास में तो जाहिर है कि वो नहीं है, अगर होते तो आप असाइन टू ऑल सेक्शंस कर लेते, लेकिन चूंकि आपका एक ही बेटा है माशाल्लाह, तो आप इसको असाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये बी लिफ्ट या ये डे की रूटीन जो अभी हमने एक्सप्लेन की है, ये दोबारा से बच्चे के अकाउंट पर भी विजिबल हो जाएगी और बच्चा भी एक एक पॉइंट को क्लिक करके ये सीखेगा और उन वीडियोस को दोबारा से देखेगा और आपको भी आइडिया होगा कि क्या बच्चा उन वीडियोस को देख रहा है। तो बच्चा जब उस वीडियो को उस तरीके से देख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे ने मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन की है, तो बच्चे को शौक होगा अपने काम को रिवाइज करने से और अपने काम की वैल्यू देने से। तो ये असाइन वर्कशीट आप उस वक्त करेंगे जब फर्ज करें आप मौजूद नहीं हैं घर पर या बच्चा कहीं और है, तो उसके पोर्टल पे आप उसको असाइन करें और आप कहेंगे जी मैं देखूंगी, क्योंकि वो आपको नजर आएगा कि उसने कैसे परफॉर्म किया, तो आप यहां पर चीजों को असाइन कर देंगे। रिपोर्ट्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं असेसमेंट के मामले में, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे डिपार्टमेंट से है जो कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का डिपार्टमेंट है। मैं ये समझता हूं कि जब तक किसी चीज को रिकॉर्ड ना किया जाए उसकी एफिकेसी इंश्योर नहीं की जा सकती। जैसे कि आप अगर किसी बच्चे का इम्तिहान नहीं लेते तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि वो किस मेंटल स्टेज पर खड़ा है। तो अगर आप कोई भी काम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो काम कितना हुआ कितना रहता है, उसके लिए आपको हर लेवल के ऊपर उसको मॉनिटर करना और इवेलुएट करना जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या आम जो तालीमी अदारे हैं जब वो सालाना और टर्म वाइज इम्तिहानात ले रहे होते हैं तो क्या वो बच्चे की बेहतर एवेल्युएशन कर रहे होते हैं? एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग को ऐसे समझ लीजिए
कि फर्ज करें कि आप को बुखार है खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी मसला है आपके जिस्म में कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनको कहेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेकिन आई कांट एक्सप्रेस कि मुझे मसला क्या है। तो वो क्या करेगा कि वो आपके कुछ वाइटल्स के टेस्ट आपको लिख के दे देगा कि लेबोरेटरी में जो उसको शक फील हो रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं, वो लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए चली जाती है। अब लेबोरेटरी के टेस्ट अगर एक्यूरेट नहीं होंगे और अगर डॉक्टर उन एक्यूरेट टेस्टों की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा तो वो कभी भी सही दवाई नहीं दे सकता। तो रिपोर्ट्स और टेस्ट इस काम के लिए होते हैं कि चीजों को जाना जाए कि कहां पर नुक्स है और कहां पर प्रॉब्लम्स है। तो अगर एक टीचर उन नकायस को जानता ही नहीं है तो वो उनको ठीक कैसे करेगा? अब जरा सोचें कि हमारे स्कूलों में जिस तरीके से इम्तिहानात होते हैं वो क्या तरीकाकार है? वो तरीकाकार इतना आउटडेटेड है, बल्कि आउटडेटेड नहीं मैं कहूंगा कि वो इतना नाकस है, नालायक है कि वो बेसिकली कोई इवैल्यूएशन है ही नहीं। आपके बच्चे को जिस दिन उसके पेपर्स होते हैं उससे 2-4 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है उन सवालों की जो उसने पेपर में देने होते हैं। जिस दिन उसको पढ़ाया जाता है, बच्चे की खुद अप्रोच डेवलप करने की बजाय कि वो सवालों के जवाब खुद ढूंढे और अपनी अटेम्प्ट करे, ताकि वो इस अटेम्प्ट के नतीजे में एक दिन सही लिखने लग पड़े, उसकी बजाय उसको एक बना बनाया सवाल का जवाब दिया जाता है। आप जानते हैं स्कूलों में ऐसा ही होता है कि व्हाइट बोर्ड पर टीचर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवा देते हैं और बच्चे उन सवालों को कॉपी करके अपने पास लिख लेते हैं और फिर वो मेमोराइज करते हैं शाम को किसी ट्यूशन वाली के पास जाके। और ये ऐसे ही है कि जैसे मैं किसी बंदे को 1 रुपया दूं और ये उसका इम्तिहान लूं कि क्या उसके पास 1 रुपया है कि नहीं है, तो वो जाहिर है कि उसके पास 1 रुपया होगा क्योंकि मैंने अभी उसको दिया है। लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि तुम्हारा ये जॉब है कि तुमने आज 1 रुपया कमाना है, तो फिर उसकी स्किल्स इन्वॉल्व होंगी। अगर वो 1 रुपया आज कमा लिया तो साल बाद हो सकता है कि वो 100 रुपया कमाने के काबिल हो जाए और 10 साल बाद हो सकता है कि वो 1 करोड़ रुपया कमाने के कामयाब। मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए कि जब आप किसी शख्स को आने वाले फ्यूचर में कोई काम कराना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप आज उसको लोअर लेवल पर कराएंगे, तभी वो सीख पाएगा। तो आपने एवेल्युएशन के सिस्टम को इस तरीके से करना है कि आपको हर एरिया में 7 की लर्निंग एरियाज हो या कोई ब्लूम की साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन का कोई एरिया हो, या करिकुलम का कोई भी एक डे थमेटिकली या कोई एक बी लिफ्ट बच्चे का अगर आपको वीक फील हो रहा है तो आपको वहां जंप नहीं करना है, वहां पर आपको रुकना है और वहां पर आपने उस चीज को रिवाइज और रिपीट करना है और दोबारा से सिखाना है, ताकि बच्चा उस आइडिया को कंसोलिडेट करते हुए उस आइडिया को अपने दिमाग में रचा बसा के आगे बढ़े और उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन जाए। अब जरा देखिए कि आपको हमारा सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प कर रहा है कि वो आप उसकी इवैल्यूएशन करें। आपने देखा होगा कि मैंने यहां डे 1 जब आपसे करवाया तो वहां पर एक चीज है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब है Assalamu alaikum. Hello, little learner. Welcome to our new class. Let's check our new topic. Let's start. Our theme is My Healthy Body, and unit is My Routine. In this unit, let's explore. Before start the topic, let's do bridging activity. What makes you scared? Circle it. वेरी गुड। अब आप जरा देखिए कि यहां पर ब्रिजिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है। हमने अपने लेसन को नेशनल करिकुलम की डिमांड के मुताबिक 3 एरियाज में डिवाइड किया है। ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से लेसन्स को डिवाइड किया जाता है। अगर आपने मेरिल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ी होगी, तो अगर नहीं पढ़ी है तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा मेरिल्स थ्योरी। ये डॉक्टर मिरल ने पेडागोजी के बारे में कि कैसे बच्चा सीखता है, तो उसकी जो पहला क्राइटेरिया है वो ये कि जब आपको किसी को कॉन्सेप्ट सिखाना है तो वो उसको सिंपलर से हायर में, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स में सिखाएंगे तो उसको समझ आएगा। यानी अगर 5 क्लास में अगर आप बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने 1 क्लास में उसको नेमिंग वर्ड सिखाए होंगे, आपने उसको 2-3 क्लास में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सिखाए होंगे।
तो जब आप उसका इम्तिहान नेमिंग वर्ड और कॉमन और प्रॉपर नाउन पर लेंगे तो उसको कुछ फेमिलियर सा महसूस होगा कि यस पिछले सालों में मैंने ये चीज पढ़ी है। तो जब आप उसको वो चीज पढ़ाएंगे उसके बाद आप जब उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाएंगे तो वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो प्रीवियस नॉलेज में जो भी मटेरियल है हम उसको ब्रिजिंग कहते हैं। हर लेसन प्लान में, चाहे वो 1 क्लास का हो, 10th क्लास का हो या प्ले ग्रुप नर्सरी का हो, हर क्लास में एक पहले 10-15 मिनट की एक्टिविटी उसके प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने की होती है, एंगेज करने की होती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया कि मैं प्रेप के साथ साथ आपको नर्सरी और प्ले ग्रुप का भी अकाउंट आपके साथ शेयर करूं, तो वहां आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा कि प्री एक्टिविटीज क्या थी, क्या है, बल्कि आप उनके साथ ही इनको शुरू करवाएं। यानी आप सारे दिन के प्लान में आप प्ले ग्रुप भी शुरू करवाएं, आप नर्सरी भी शुरू कराएं, आप प्रेप भी शुरू कराएं। चीजें एक ही हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, हायरार्की में थोड़ा सा फर्क है। तो ब्रिजिंग जब आप करेंगे, प्ले ग्रुप नर्सरी दोनों क्लासें आपकी ब्रिजिंग एक्टिविटी है उस एक कॉन्सेप्ट के लिए। और अगर आप इस तरीकाकार से पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम पहले ब्रिजिंग एक्टिविटी को देना है, और जब आप ब्रिजिंग एक्टिविटी पढ़ा लें तो ये जानने की कोशिश करें सही तरीकाकार से, यानी एक लेबोरेटरी का टेस्ट करें कि मेरे बच्चे ने ब्रिजिंग एक्टिविटी में कैसे परफॉर्म किया है और मुझे कैसे रिस्पॉन्ड किया है। तो जब आप ब्रिजिंग एक्टिविटी करा लें, यानी इस आइडिया के पीछे एक पिछला बी लिफ्ट भी मौजूद है, उस बी लिफ्ट को प्ले ग्रुप नर्सरी में पढ़ाते हुए आपने क्या आइडिया लगाया उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जाना है और फॉर्मेटिव असेसमेंट में ब्रिजिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर आपके बच्चे का नाम आ रहा होगा मुस्तफा, बल्कि मैडम आप कोशिश कीजिएगा पूरा नाम भेजें ताकि हम उसको पूरे नाम के साथ रजिस्टर कर लें। आपने उस ब्रिजिंग एक्टिविटी में 1 से 5 तक उसको रेट करना है। यहां पर ब्लॉक्स बने होंगे, उस ब्लॉक में आपने टिक करना है और बस आपने सबमिट रिजल्ट्स कर देने हैं। ये वो डाटा है जो कि उसके प्रीवियस नॉलेज को एक रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगा। आज तो आपको पता है कि इसने आज के दिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जो प्रीवियस नॉलेज था उस पर कैसे बिहेव किया, लेकिन एक हफ्ते बाद आपको भूल जाएगा कि मंगल वाले दिन बच्चे ने क्या किया था। उस वक्त फिर ये डाटा आपको काम में आएगा और आपको पूरे साल का, एक महीने का, एक यूनिट का या एक टर्म का आइडिया देगा कि मेरा बच्चा हर रोज ब्रिजिंग में एवरेज क्या परफॉर्म करता रहा है। उसके बाद आप वापस चले जाएंगे और उसी बी लिफ्ट के ऊपर जहां से आप आए थे डे 1 पे, और यहां पर आप सारा दिन उसको पढ़ाने लग पड़ेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं उसमें उसने क्या परफॉर्म किया है सारे दिन में पढ़ाते हुए, आपने पढ़ाने के बाद दोबारा उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट में चले जाना है। ये चीज थोड़ी सी आपको इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन 3-4 दिन आप जब करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। और आपने फॉर्मेटिव चेक को इस दफा चेक करना है और स्टूडेंट को प्रेजेंट करने के बाद आपने 1 से 5 तक बच्चे का जो उसने आपसे सारे दिन में सीखा उसके मुताबिक रेट करना है। अगर फर्ज करें कि वो विलिंगनेस नहीं थी, उसमें उसने इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लिया, वो बोर हो गया या वो एंगेज नहीं कर रहा था, तो कोई जरूरत नहीं है उसको 5 नंबर देने की। आप उसको 2 नंबर दीजिए, 1 नंबर दीजिए, 3 नंबर दीजिए, क्योंकि यहां से हमने उसकी प्रोग्रेस चेक करनी है। तो वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, आप उसको जितने भी मार्क्स देना चाह रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से, उसको बताए बगैर आप उसको अपने पास रिकॉर्ड में रख लेंगे और रिकॉर्ड में सबमिट करने के बाद आप वापस जाएंगे तो आपको उसी डे पर ले जाएगा। और अब के बाद बारी आती है आपके थ्राइव की। थ्राइव का मतलब है सबसे आखिर में प्रैक्टिस बुक वर्क प्लान। ये है जो उसका होमवर्क टाइप एक्टिविटी है। ये कोशिश करें कि एज अ मदर, वैसे तो आप ही ने फैसिलिटेट करना है, लेकिन ये जो होमवर्क उसने किया है उसको जब आप वो करेगा तो उससे पहले कि आप उसको करेक्ट करें, आप उसकी अपनी एफर्ट चेक करें। ब्रिजिंग में भी आपने उसको पहले जवाब नहीं देना, पहले उसको आपने कहना है कि आप खुद ट्राई करो ताकि मैं जानूं कि आपने कितनी एफर्ट की। तो उसके बाद फिर आपने जब उसको पढ़ाया सारे दिन में, तो जो भी एक्टिविटी, चाहे वो सर्कल्स लगाने हैं, चाहे वो कॉलम मैच करना है, तो आपने पहले उससे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि क्या
इसके रिजल्ट्स होने चाहिए। तो जो उसने किया आपने उसके नंबर्स लगाने हैं। उसके बाद जब आपने बताया उसके बाद नंबर नहीं लगाने, नंबर आपने उस वक्त लगाने हैं जब आपने उसको बताया नहीं अभी तक। इसी तरीके से जब आपने आखिर में वर्कशीट पे होमवर्क दिया तो आपने उस बच्चे की वर्कशीट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वापस जाना है थ्राइव इसके ऊपर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, और अब के बार इसको चुनना है थ्राइव को, बच्चे को प्रेजेंट करना है 1 से 5 तक नंबर देके सबमिट रिजल्ट करना है, और ये आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आप उसको हेल्प कीजिए, उसके बाद आप उसको जवाब भी दिखाइए, उसको आंसर भी दीजिए, उसकी करेक्शन भी कीजिए, लेकिन आपने चेक उसकी एफर्ट करनी है कि उसने एफर्ट क्या की। अब जरा सोचिए कि आपके पास बच्चा खुद से सोच रहा है, तो क्रिटिकल थिंकर बच्चा पैदा हो गया, आज नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, और हर गुजरते दिन के साथ वो हायर थिंकिंग ऑर्डर्स की तरफ चलता हुआ एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा हो जाएगा। अभी आपने उसको एक मसला दिया, उस मसले को उसको खुद हल करने के लिए कहा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया अपनी एज और स्टेज के मुताबिक। और जब सालों तक वो इसी प्रोसेस से सीखता आगे बढ़ता चला जाएगा, तो जब वो बड़ा होगा तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका होगा बड़े लेवल का, और उसको कोई डर नहीं होगा कि एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, स्पीड बड़ी तेज हो गई है, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे निकल गई है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिटिकल थिंकर होगा। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा अपनी लाइफ में। ओके मैम, यहां तक कोई सवाल है? आपके बच्चे को पढ़ाने, बच्चे को वर्कशीट असाइन करने और उसकी साथ साथ फॉर्मेटिव चेक के डाटे को पुट करने तक अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिए। नहीं मैं इस पे पहले ओके थैंक यू जी, ठीक हूँ। प्रैक्टिस होगी तो थोड़ा सा और सॉरी सॉरी मुझे समझ नहीं आई मैम। प्रैक्टिस होगी, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो और अच्छी क्लियर। यस 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 यू आर राइट, ठीक है जी। ओके असाइन वर्कशीट। अब हम चलते हैं एक स्टूडेंट को आपने कैसे इंटर करना है वो सीखते हैं। आपको मोहसिन भाई ने दोनों अकाउंट शेयर किए हुए। आप मैं जरा सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कोई यूजर नेम हमें मिल जाए। मैं प्रेप क्लास का अगर कोई स्टूडेंट बना है तो नहीं बना है। वन क्लास का एक स्टूडेंट मैं देखने लगा हूं। अच्छा मैम, ये मैं वन क्लास का स्टूडेंट इंटर कर रहा हूं, सिर्फ चूंकि हमारे पास डाटा प्रेप का नहीं है, तो यहां से एक आपको 3 चीजें मोहसिन भाई भेजेंगे। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो 01 होगा मोस्ट लाइकली, और फिर उसके बाद क्लास आईडी, जैसे कि ये एटेक 1A है तो वहां पर होगा शायद प्रेप मुस्तफा, ठीक है, वो इस तरीके से। और पासवर्ड हमेशा आपको सर जो भेजेंगे वो 1 2 3 4 5 ही होगा, आप उसको चेंज कर लीजिएगा। मैं आपको अब स्टूडेंट के पोर्टल पर जाना सिखा रहा हूं कि स्टूडेंट के पोर्टल पर आप कैसे जाएंगे। आपने इसको जो उन्होंने भेजा है ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, मैं यहां से साइन आउट कर रहा हूं। आप एज अ टीचर जब इंटर होंगी और उसके बाद आप स्टूडेंट पोर्टल से जब इंटर होंगी तो आपको पहले साइन आउट करना पड़ेगा। आप यहां से साइन आउट करेंगी और स्टूडेंट के साइड पर इंटर होंगी, स्टाफ वाली साइड पर इंटर नहीं होंगी। आप स्टूडेंट की साइड पर इंटर होंगे और यहां पर आप लिखेंगे 01, और यहां पर इसको डिलीट करें, कॉपी जो मैंने किया पेस्ट कर, और यहां 1 2 3 4 5 लोग हैं। मैम कुछ इस तरीके से आपके स्टूडेंट का पोर्टल आपको नजर आएगा। आप यहां पर देखिए कि एकेडमिक मटेरियल नजर आ रहा है, कंप्लेंट पोर्टल नजर आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने मौसम भाई से पता किया है, वो कह रहे हैं कि अभी मैं चीजों को सिंपलीफाई करना चाहता हूं और व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। कंप्लेंट पोर्टल एक पूरा पोर्टल है जिसमें आपकी हमारे पूरे इधर डायरेक्टोरेट से, हमारे राइटर से, टीचर्स से, हर तरह की आपकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है। आप वहां से मैसेज करेंगे, ये आपको वहां से जवाब देंगे और आपके मसलों को हल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम उसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं। कंप्लेंट पोर्टल व्हाट्सएप की तरह काम करता है, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पर चीजों को अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ सिस्टम हमने मुतारफ करवाया है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप देखें कंप्लेंट एकेडमिक मटेरियल में अगर आप जाएं तो 1A में अगर फर्ज करें कि कोई चीज असाइन हुई है तो असाइन हुई है,
मैं देखता हूँ, हाँ कुछ चीजें साइन हुई हैं। अब आप इसी तरीके से वो पेज के ऊपर टीचर बच्चा पढ़ाएगा। ये मैंने एक और चीज खोल दी है, ये प्रेप का नहीं है क्योंकि प्रेप को हमने असाइन नहीं की चीज। और या फिर इनके बच्चे का अकाउंट है आपके पास, मैं इनको दिखा दूं। 01 लिखे, डिलीट करें। 6448, नहीं 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 नहीं, यहां से 01 निकाल दो। 6448 डैश प्रेप, प्रेप मुस्तफा, नहीं मुस्तफा, MUS, MUS, हाँ मुस्तफा। ठीक है, अब आपका मैम ओरिजिनल जो है आपके बच्चे का ही अकाउंट खुल गया है। आप एकेडमिक मटेरियल में जाएं, प्रेप में आप देखें, एक्सप्लोर के बटन पर क्लिक करें, टर्म 1 हमारे पास मौजूद है और माई रूटीन में यहां चीजें एडटेक बुक्स में हाँ, यहां पर अगर आपने उसको असाइन किया होगा तो यहां पर वो चीज नजर आएगी, अगर असाइन नहीं किया है तो वो फिर नजर नहीं आएगी। उसके बाद बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक दफा आपको ये आइडिया हो जाए कि कैसे स्टूडेंट के अकाउंट में लॉगिन होना है, आप कैसे लॉग आउट होंगी। एक चीज और है, वो है यहां अपर राइट कॉर्नर में किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। जैसे कि आप साइन आउट हो सकते हैं, अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आप अपडेट प्रोफाइल में लिखे, फर्ज करें मुस्तफा है तो मुस्तफा के फादर का नाम हमें नहीं पता था तो अभी हमने सिर्फ एक डॉट लिख दिया। हाँ जी मैम, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उतैबा, उतैबा, UTEBAH। उतैबा UTEBAH। अच्छा मैम यही है? जी जी जी, पूरा नाम यही है? जी। ओके, हमने इसको जैसे मैम अपडेट किया तो अब देखिए कि अब आपके बच्चे का जो नाम है वो अपडेटेड है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है सेव होने में। अच्छा, एक और चीज है, आप एज अ टीचर अपनी पिक्चर या आप अपने यानी अगर आप बच्चे के पोर्टल पर हैं तो बच्चे की पिक्चर इस जगह पर अपलोड करेंगे। ठीक है, आपने यहां से क्लिक किया और कोई पिक्चर, फर्ज करें कि मैं यहां से क्लिक करता हूं, इसको ओपन करता हूं तो ये सेव हो जाएगी। जो भी वहां पड़ी हुई थी वो हमने लगा दिया। आप इसको फौरन से अपडेट कर लीजिएगा, अपने बेटे की पिक्चर लगाइएगा ताकि सर जो है वो देख पाए आपके बच्चे को जब भी वो उनकी मेमोरी में सर के आ जाए कि ये कौन सा बच्चा है। मैम मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको थोड़ा सा थीम क्लियर करूं, थोड़ा सा आपका वाई क्लियर करूं, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊं, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये घंटे डेढ़ घंटे की सेशन में नहीं हो सकता। इसके लिए नंबर 1 तो मैंने अर्ज किया कि ट्रेनिंग वीडियोस हैं वो देखिए, आपको थीमेटिक बुक्स की रूह समझ आएगी। करिकुलम मोशन भाई आपको भेजेंगे, वहां से आपको काफी गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करने लग पड़ेंगे तो इंशाल्लाह क्यूरीज भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी एनहांस करेगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो फ्यूचर पर है। बाकी मैं चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई अब तक की इस सारी गुफ्तगू में कोई सवाल है तो आप जरूर कर लीजिए प्लीज। मैम, मैम आवाज आ रही है? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलो। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे बस फीडबैक चाहिए था आपका, ऑलमोस्ट मेरा सेशन खत्म हो गया। आप काइंडली कोई सवाल करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम हमारी तरफ से आप अनम्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, मेरा ख्याल है आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। जी जी मैम, आपकी आवाज आना शुरू हुई है आप। अब आ गए हैं। हो गई। ओके मैम, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? मैम कोई सवाल करना चाह रहे हैं आज के सेशन के हवाले से?
नहीं, अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।